नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हम बातचीत करेंगे नेल्को के बारे में और कंपनी के नतीजे हैं। कंपनी के नतीजों बातचीत करेंगे हम कंपनी के एमडी एंड सीईओ पीजे नाथ जी से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त बाजार पर नज़र डाल लेते हैं। एक ज़बरदस्त रैली के साथ मार्केट कामकाज कर रहा है और निफ्टी में आप देखिए तो एक शानदार 200 पॉइंट की रैली है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन अभी भी 200 पॉइंट की मजबूती निफ्टी में है और सेंसेक्स भी 750 पॉइंट के साथ मजबूत है। बाजार को इस वक्त कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, इस पर एक चेक लेते हैं विकास सालुंखे से, जो निर्मल बंग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, स्वागत है आपका। ये बताइए कि निफ्टी क्या एक टॉप आउट हो रहा है क्या, या आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और फिर यहाँ से एक बाउंस शुरू होगा? गुड आफ्टरनून नीरज जी। देखो नीरज जी, यहाँ पे हमने नोटिस किया था कि लास्ट कुछ दिनों में एक मोमेंटम आया था। हालांकि ऊपर में निफ्टी में 16,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में आज गैप अप होने के बाद भी एक थोड़ा सा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर बुकिंग हो सकता है, लेकिन अभी भी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड रहेगा। अगर यहाँ पे वापस 16,500 के आसपास मार्केट रिट्रेस होता है तो मुझे लगता है वहां से वापस एक रैली देखने मिल सकती है ऊपर की तरफ। वापस वहां से पुल बैक रैली आ सकती है। तो मुझे लगता है यहाँ से 16,600 16,670 ऊपर में एक रेंज है। ये रेंज जैसे ही क्रॉस करता है तो वहां से जो मार्केट का मूड है वो और भी बेहतर होते हुए देखने मिलेगा। वापस 17,000 के आसपास की जो मोमेंटम है ये टिल ये जुलाई एक्सपायरी के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे 16,600 670 एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, बट नीचे में ज्यादा नहीं लगता है मुझे। नीचे में 16,400 अब एक बेस बन चुका है, उस सपोर्ट पे मार्केट पकड़ा रहेगा। और बैंक निफ्टी में भी हमने नोटिस किया है कि 35,000 के ऊपर जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने उस लास्ट वीक में एक मोमेंटम कैरी किया था, तो अभी उसके बाद ये 35,800 का एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी 35,800 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहे हैं तब तक वहां पे भी जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव रहेगा। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस हो सकता है, लेकिन इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे ये रहनी चाहिए कि बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी यहाँ पे अभी भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। ओके। और अगर स्टॉक वाइज देखें तो आज 3 सेक्टर बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। आईटी बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, मेटल में बहुत अच्छी तेज़ी है। क्या आईटी में आपको कोई स्टॉक लगता है कि जहां इस वक्त भी तेज़ी बनाई जा सकती है उसमें? देखो आईटी में मुझे 2 स्टॉक लगते हैं। एक तो पहला तो एलटीटीएस यहाँ पे मुझे लगता है कि बॉटम आउट हो चुका है। ऊपर में वापस 3600 3800 के ऊपर के टारगेट जो है इस काउंटर में ओपन होते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 3180 3200 के आसपास वापस ये सपोर्ट जोन पकड़ सकता है। तो ये सपोर्ट स्पेस पे एक मोमेंटम कैरी होते देखने मिलेगा। मुझे इन्फोसिस भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है कि यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम कैरी हो रहा है लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो मुझे लगता है इन्फोसिस भी यहाँ पे बेटर कैंडिडेट हो सकता है। जो प्रीवियस टॉप था उसको इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है 1500 के ऊपर का। तो मुझे लगता है वापस से 1600 1640 की रेंज जो यहाँ पे आईटी इन्फोसिस में आते हुए देखने मिल सकती है। नीचे में 1700 1470 1460 ये यहाँ पे बेस बना चुका है। तो मुझे इन्फोसिस भी यहाँ पे अच्छा कैंडिडेट लगता है। विप्रो भी यहाँ पे ठीक ठाक लग रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी ये राय देने के लिए। और अब बातचीत करेंगे कंपनी के बारे में, नेल्को के बारे में। कंपनी के एमडी एंड सीईओ पीजे नाथ जी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नतीजे क्वार्टर क्वार्टर जो है काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। 14% की ग्रोथ दिखी और YoY भी 48% की ग्रोथ है। मार्जिन में हल्का सा श्रिंक है, क्यों है सर ये? थैंक यू फॉर गेटिंग मी इन। मार्जिन में अब देखिए आपने रेवेन्यू तो काफी अच्छा ग्रो हुआ है, राइट, 2% ईयर ऑन ईयर। मार्जिन में स्लाइट डिपिंग है। 2 रीजंस। वन इज दैट लास्ट क्वार्टर का जो रेवेन्यू है इसमें द रेवेन्यू मिक्स हैज स्लाइटली चेंज्ड। वी हैव गॉट सम सिस्टम इंटीग्रेशन रेवेन्यू एज वेल, एंड सिस्टम इंटीग्रेशन रेवेन्यू द मार्जिन्स आर लोअर देन द सर्विसेज रेवेन्यू। So that is one reason. दूसरा कारण ये है कि we had invested, we have incurred some expenses for improving some of our operational infrastructure, which is one time in nature. So these are the 2 reasons why the margins are slightly lower पिछले quarter. So I think that's the reason. But otherwise, fundamentally the business is strong. It is doing well. सर,
आई होप कि आप बहुत सारी करेंसी को मैनेज करते ही होंगे, लेकिन इस वक्त जो करेंसी की स्थिति है उसका कितना इम्पैक्ट आपके ऊपर आया, क्योंकि डॉलर बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। हाँ जी, वो करेंसी इज डेफिनेटली मॉडरेशन, लाइक एवरी अदर इंडस्ट्री हमें भी फर्क पड़ता है करेंसी से। लेकिन हमारा एक एडवांटेज ये है कि हमारा कुछ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी है। टू दैट एक्सटेंट देयर इज अ नेचुरल हेज दैट वी हैव, बट यस द फॉरेन एक्सचेंज डेफिनेटली इज अ मॉडरेशन। ओके सर, इंपोर्ट में कितना इंपोर्ट आप करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और साथ ही क्या इंपोर्ट में दिक्कतें आ रही हैं क्या, जिस तरीके की सिचुएशन है ग्लोबल मार्केट में चिप को लेकर के, सप्लाई को लेकर के, और जो बड़ा जियोपॉलिटिकल उथल पुथल मची हुई है? हाँ जी, हमारा जितना टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है सभी कुछ इंपोर्टेड है। देयर इज नथिंग मेड इन इंडिया एज ऑफ नाउ। सो वी हैव ऑल आवर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी व्हिच इज वेरी प्रोप्राइटरी इन नेचर, so imported है। So except for some of the components like the antenna system which are made in India, बाकी जो main technology platforms है वो बाहर से आते हैं। To that extent we have dependence on foreign OEMs in terms of getting the equipment, so that's one. In terms of अभी जो global supply chain का जो problem है, that has impacted us also in terms of not getting some of the material in time for executing our projects. ये तो हुआ है। So to that extent, the revenue shifts from one quarter to the other. So that is what is happening, and that we believe may stay for some more time. But as a company, we are trying to manage that by projecting our demand early on and trying to procure in advance, so that we don't get stuck at the last moment for executing contracts. सर, चिप सप्लाई की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल प्री कोविड लेवल जैसी हो गई है, या धीरे धीरे अभी सुधर रही है, या आपको लग रहा है कि अभी भी बहुत मुश्किल आ रही है? इम्प्रूवमेंट तो है एज कम्पेयर टू व्हाट वाज अर्लियर, बट टू से दैट ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया, दैट इज नॉट करेक्ट। दूसरा पॉइंट ये है कि बिकॉज ऑफ दिस ये कब तक चलेगी इन टर्म्स ऑफ the shortage of equipment, that is still slightly difficult to predict. ओके, ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, और हालांकि अभी बहुत जगहों पे कह रहे हैं लोग, कंपनी वाले, कि धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, तो आई होप कि स्लोली होगी, राइट? We are also seeing that improvement, yes. ओके सर, एक आपका मेन फोकस एरिया सेटकॉम वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस आप लोगों ने किया है, और इंडस्ट्री को लग रहा है कि उस तरफ ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी। मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है जानने में कि किस किस तरीके के आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं उसको कैप्चर करने के लिए। ठीक है, सेटकॉम मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज। हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज देते हैं, इसको हम लोग वीसैट सर्विस भी बोलते हैं। वी सर्व एंटरप्राइज मार्केट एज वेल एज इन फ्लाइट एंड मैरीटाइम कम्युनिकेशन services. So दोनों ही सेक्टर हम लोग डील करते हैं, and we are seeing growth in both the sectors. So that is one. The other thing that we are seeing is that the space policy, the India का space policy है, that is undergoing change. The government is working in terms of coming up with some revision in the space. Rather, they are coming up with a new space policy. And as an industry, we believe that once that new policy comes, there will be a lot of additional opportunities that will come up for the satellite communication services. So that's the other big boost that we see for the industry. The third is in terms of the technology advancement. The new technologies are being developed. You must have heard about the newer satellite technologies coming up, the newer antenna technologies, newer electronics coming up, which will also give boost to the satellite communication. So overall, we believe satellite communication is a high growth sector going forward. सर, आपने जो सेकंड पॉइंट बताया, मैं थोड़ा सा उसको और एलेबोरेशन चाहूँगा। उसमें आप कह रहे हैं कि एक स्पेस पॉलिसी का आपको इंतजार है, और उसकी वजह से या उसके बाद और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। तो आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पॉलिसी आएगी, और उसमें उसके थ्रू आप जो कह रहे हैं कि और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ करेंगे, वो क्या है होगी? देखिए, स्पेस पॉलिसी हैज बीन डिस्कस्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 years, and now it is at the final stage with the government. I'm not the best person to say when will it come, but we expect that it will come soon. नहीं, होप होगी आपकी कि कब तक आ जानी चाहिए। Right. So in terms of the advantages that we see, there are a couple of things. One is that the new space policy is clearly
giving focus for the private enterprises to play a bigger role in the space sector. That is the philosophy of the new space policy, the way it is coming. So that is will give you a boost. In terms of very specifics, we believe that more frequency bands would be opened up. There will be more satellite capacities would be available. The prices will drop. The newer technologies which are available across the globe, some of them are not being possible to be brought in because of certain regulatory hurdles. Those will change. Some new markets will open up. Once the non-geostationary orbit satellite like the MEO satellites and LEO satellites are also allowed, it will also open up newer markets. So therefore, overall, we believe that we'll be able to expand the market beyond what we are doing currently with a new space policy. I think so that is the reason why we'll see bigger growth for the sector with a new policy. ओके ये इंटरेस्टिंग है, हम लोग भी इंतजार करेंगे कि वो पॉलिसी आए तो फिर एक बार आपसे बात करेंगे। सर एक चीज़ और बताइए, इन फ्लाइट कम्युनिकेशन की सर्विसेज भी है और अब तो कई सारी नई नई एयरलाइंस भी आ रही हैं और ये सेक्टर अपने आप में एक्चुअली एक्सपेंड कर रहा हो और कोविड के बाद तो इसमें बहुत ज़्यादा रश दिख रहा है। आप लोगों की इसमें प्रेजेंस और किस तरह के अपॉर्चुनिटी दिख रही हो? जो नई नई एयरलाइंस आ रही हैं उनमें से कोई आपने टैप किया गया? जी देखिए, एज ऑफ नाउ जो इन फ्लाइट कम्युनिकेशन जो इंडिया में which is operating in India are mainly for international aircrafts flying over India. When they fly over India, they use our services. As far as the domestic airlines are concerned, there are a lot of discussions are happening. That will also take off, and that is a big sector which will come up. But it has, none of them has started offering the internet services on the aircraft as of now. We believe that it will take about a year or so, or maybe slightly more than a year, before the domestic airlines start offering internet services on aircraft. मतलब ये हो कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स और इंडिया के अंदर वो चल रही उसमें आपकी सर्विसेज हो सकती हैं? हाँ जी, see there are two things. One is that international aircraft which is flying over India, as per the regulation, they have to use the services from a service provider in the country. Otherwise, they can't do it. So therefore, a lot of the international aircraft which are flying over India are using the services from using our services. सर आप लोगों की सर्विसेज कितनी जगहों पे है? We cover whole of India. होल ऑफ इंडिया, ओके। और डोमेस्टिक में अभी अलाउड नहीं है, जो कि आप होप करें शायद अलाउड होगा? Domestic is allowed. In fact, the domestic airlines are very seriously looking at it and they are discussing. It's just that there are certain, there is a long-term process in terms of making an aircraft enabled for offering these services. So that's a slightly longest kind of process. And that's what I'm saying. Otherwise, regulation-wise, there's nothing stopping any of the domestic airlines to offer services. And we are geared to offer this service to all the domestic airlines today. ओके, इंटरेस्टिंग है सर। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, कुछ हमको भी नई जानकारियाँ मिली। एक तो स्पेस पॉलिसी का मैं भी वेट करूँगा और हम लोग फिर किसी दिन और डिटेल बात करेंगे, जिस दिन हम बिजनेस पे ज़्यादा बात करेंगे नंबर्स के अलावा। सर आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। छोटा सा एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम लोग मार्केट को एक बार देखते हैं कि स्थिति क्या चले। नेल्को इस समय 672 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 0.3% ऊपर। टाटा ग्रुप की कंपनी है, पेरेंटेज ज़बरदस्त है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अभी आपने सुनी यहाँ पे किस तरह की। छोटा सा ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से आपका नो योर कंपनी में। और बाजार की स्थिति है कि 216 पॉइंट ऊपर है। वीरेंद्र को जोड़िए भाई। वीरेंद्र, मुझे आज लगा था कि ये कम से कम जो है 600-700 को सब क्रॉस कर देगा, बट ये अभी रुक गया है, क्यों? नहीं नीरज जी, देखिए कुछ मुरादें कल के लिए भी छोड़ दीजिए और आज बहुत सारी मुरादें पूरी हो गई और बहुत सब्सटेंशियल गैप, और हमने हायर लेवल्स को सस्टेन किया नीरज जी। और इस प्राइस की खूबी क्या है नीरज जी कि ये प्राइस पूरे दिन 200 डेमा के ऊपर सस्टेन रहा। यानी पिछले 3 महीने में हम बार बार 200 डेमा के ऊपर कोलैप्स हो गए थे। इस आज की प्राइस की खासियत यह है कि हम 200 डेमा यानी 16,525 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 36,000 के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यकीन मानिए नीरज जी, ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो शायद ये थोड़ा वक्त ले, लेकिन स्विंग अच्छा दे यहाँ से नीरज जी। आज जो निफ्टी है 16,556-57 के लिए कहाँ पे बंद होना चाहिए जो जिससे आप खुश रहेंगे? मैं तो कहता हूँ नीरज जी यहाँ भी बंद हो जाए, 525 के ऊपर बंद हो
500 का 16500 का कॉल राइटर इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा कॉल राइटर था नीरज जी। आज हम इस लेवल पे भी क्लोज हों, दो महत्वपूर्ण बातें होंगी। आप 16500 यानी मंथली कॉल राइटर के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, आप 200 EMA के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, इससे बेहतरीन बात नहीं हो सकती। और सारे लेग्स, सारे कंपोनेंट्स, आईटीसी, रिलायंस, आईटी पार्टिसिपेट कर रहा है। आई थिंक ये इंग्रेडिएंट्स काफी हैं ऊपर तक का सफर तय करने के लिए नीरज जी। ये और इसी हफ्ते उनका नतीजा भी है फ्राइडे को, तो जी हाँ, उस पर भी हम लोगों की नज़र रहेगी। लेकिन चलिए बढ़िया है। वीरू अगले 1.5 घंटे में जब कमाई के अड्डा में आएंगे तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाएंगे और कई स्टॉक्स में भी आपसे चर्चा होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लौट के कमाई का अड्डा हर्षदा के साथ।